हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे, ये वीडियो इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे अपने फोर्थ वाले प्रॉपर्टीज़ की, जो हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, हमें चार टाइप की हमें जो प्रॉपर्टी पढ़नी थी, ठीक है। तो हमने तीन टाइप की हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज हम इसके बारे में पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। क्लियर है? देखो सर, अगर आपको ऑस्मोसिस अगर समझ में आता है तो फिर आप ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका फॉर्मूला बढ़िया आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले सर समझना है कि ये है क्या, किस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। देखो, बेसिकली जैसे हमें पता है कि जब देखो, आपने दो नाम सुना होगा, आप ऑस्मोसिस के बारे में पहले भी पढ़ चुके होगे। देखो, जैसे मान लो आपने कहा सर आपके पास कोई एक सॉल्वेंट थी, है ना, और आप उसमें किसी सॉलिड को क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो भाई देखो, मिक्स करने का तरीका जो है ना, मतलब हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक आपने टर्म सुना है डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली एक एक लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में डायरेक्टली क्या कर दो, मिक्स कर दो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, वो हमारा क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, देखो ऑस्मोसिस में जैसे देखो, अब इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा है कि प्लांट्स जो होती हैं, है ना, प्लांट्स जो रूट्स के थ्रू जो भी ग्राउंड से जो भी मतलब मिनरल्स जो लेती हैं, वाटर्स जो भी लेती हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू लेती हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू लेती हैं, पहली चीज़। अब दोनों में वहाँ पे देखना, वहाँ पे एक चीज़ आपको सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगा। देखो, प्लांट्स के अंदर का जो वाटर, ऐसा क्यों नहीं होता है कि प्लांट्स के अंदर का जो वाटर है वो ग्राउंड के अंदर चला जाए? ऐसा ही क्यों हो रहा है कि जो ग्राउंड के अंदर का वाटर है वो प्लांट्स के अंदर क्यों आ जा रहा है? तो इसका रीज़न है। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि जब आप किसमिस क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, क्या कहते हैं, ठीक है, जो भी कहते हो किसमिस, है ना। तो उसको जो आप पानी में डालते हो, है ना, तो वो फूल जाता है, मतलब ठीक है, वो ऐसे थोड़ा सा मोटा हो जाता है, फूल जाता है, जैसा लगता है कि ये अंगूर बन गया। अच्छा, अगर आप फिर किसी अंगूर को, है ना, अगर आप एक सॉल्यूशन बना लो, और सॉल्यूशन नहीं, पानी में नहीं, पानी के अलावा जैसे आपने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, नमक का आपने सॉल्यूशन ले लिया, अब उस अंगूर को उस NaCl वाले सॉल्यूशन में क्या करो, रख दो, तो आप ये देखोगे कि जो अंगूर है वो क्या हो गया, वो चिपक गया, मतलब ऐसे चपटा हो गया, चिपक गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ें देखिए, अच्छा, कि मतलब एक बार हमारा जो वाटर है वो उस अंगूर के अंदर जा रहा है, और मे बी जो अंगूर के अंदर का जो भी वाटर है वो अंगूर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। दो चीज़ें समझ रहे हो? अच्छा, एक मैं आपको और चीज़ बता रहा हूँ जो आपको मतलब डेली लाइफ में आप देखते हो, जो अभी भी आपके घर में होगा। जैसे आपने अचार देखा है, आपने पिकल्स देखे हैं, है ना, जो आपकी जो रॉ मैंगो होती है, तो मम्मी क्या करती हैं, उसको काट काट करके, है ना, जब वो अचार बनाती हैं, तो क्या होता है, आप मम्मी उसमें क्या करती है, ढेर सारा नमक मिलाती हैं। तो नमक मिलाने की वजह से देखो, आपका अचार जो होता है वो कैसा होता है, वो हल्का सा ऐसे, मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या कहा जाए, हाँ, जैसे हम उसको कह सकते हैं कि श्रिंक हो जाता है ना, सिकुड़ जाता है, ठीक है। देखियो ना, अचार ऐसे है ना, नमक डालने पर क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। तो अब सोचो, ये सब सारी की सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको, जैसे फिर या आप अब अगर एक अंडे का एक एग्जांपल लो, है ना, एग के ऊपर वाले शेल को हटा दो, है ना, दो एग लो, और एक को नॉर्मल वाटर में रखो और एक को NaCl के सॉल्यूशन में रखो। तो क्या होगा, जो नॉर्मल वाटर में जो एग रखा हुआ है वो और ऐसे बढ़ जाएगा, फूल जाएगा, है ना, मोटा हो जाएगा, और जो NaCl में जो आपका जो एग रखा हुआ है वो और श्रिंक हो जाएगा। देखो, यहाँ से एक बात सामने निकल कर के आ रही बच्चे, कि ये जो ऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है पुश। क्या होता है? पुश, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे धक्का देने का काम हो रहा है ना। जैसे आपने मान लो, देखो होता क्या है इसमें एग्जैक्टली, कि इसमें हमारी जो सॉल्वेंट है, याद रखना, क्या सॉल्वेंट जो है वो हमेशा क्या है उसमें, कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती है। याद रखना, क्या लोअर, ये बात अगर याद रख लिए तो ऑस्मोसिस कभी भूलोगे नहीं। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हम चलते हैं। जैसे मैंने आपको प्लांट का, सबसे पहले मैं प्लांट वाले का एग्जांपल दिया था, तो पेड़ के अंदर की जो मिनरल्स है ना, वो एज कंपेरिजन टू नीचे अंदर जो ज़मीन के अंदर जो पानी है, उसके कंपेरिजन में पेड़ के अंदर की वाटर या फिर जो भी मिनरल्स होगी वो क्या होगी, हायर कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अच्छा, और पेड़ और जो जमीन के अंदर जो है वो क्या होगी, वो एज अ लोअर, यानी कि वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा। भाई वाटर कैसा होगा, डाइल्यूट फॉर्म में होगा। तो क्या हुआ कि देखो, ये जो
पेड़ के अंदर का जो पानी है ना, मतलब वो अपनी जगह पर तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड के अंदर की जो वाटर है वो पेड़ के अंदर जा रही है। समझ रहे हो पहली चीज़। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर इस वाले केस में, जैसे आपने आपने जैसे 2 एग लिया, ठीक है, आपने 2 एग लिया और एक एग को क्या कर दिया आपने वाटर में रख दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका एग है, पता नहीं कैसा एग है, और ये आपका एक सॉरी ये आपका वाटर है, ये आपका क्या है, ये आपका वाटर है, ठीक है, और ये आपका है NaCl, ठीक है ना। आपने एक दूसरा एग लिया और इस एग को आपने किसी NaCl के सॉल्यूशन में रख दिया, NaCl, ये आपका NaCl है ना। तो ये देखने को मिला कि इस वाले सॉल्यूशन में आपका जो एग है वो तो मतलब स्वेल कर जा रहा है, फूल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है ना, ये थोड़ा सा श्रिंक कर जा रहा है। क्या हो रहा है, श्रिंक कर जा रहा है, समझ रहे हो। इस वाले में क्या हो रहा है, स्वेल हो जा रहा है, ओके, स्वेल हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न देखो ये है, सिंपल सी बात है, मैंने आपसे क्या बताया कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखो इस एग के अंदर की, मतलब भाई देखो इसके अंदर तो कोई कंसंट्रेशन, मतलब ऐसे कह सकते हो कि ये जो वाटर है, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं हम इसको, ऐसे समझ सकते हैं ना कि इस सेल के अंदर क्या है, इस एग के अंदर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में कंसनट्रेटेड जो आपकी जो भी मतलब लिक्विड होगी वो है, और बाहर जो है वो थोड़ा सा कम अमाउंट में कंसनट्रेटेड है। जो आपकी वाटर है वो कहाँ, वो कंसनट्रेटेड है ही कहाँ, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो वाटर है वो इस सेल के उस एग के अंदर एंटर कर गई। इस केस में देखो क्या है, इस केस में आपने कहा सर NaCl। अब मैंने यहाँ पे NaCl को क्या किया है, थोड़ा सा अब इसके अंदर वाले के लिक्विड से मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा इस वाले लिक्विड को मैंने हायर कंसनट्रेशन बना दिया है। तो क्या होगा, अब इसके अंदर की जो भी लिक्विड है वो क्या होगी, बाहर निकलनी स्टार्ट होगी, मतलब कि लोअर टू हायर। आ रही बात समझ में। तो यानी कि देखो, यानी कि हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसे मटेरियल का यूज करना है जो क्या करे, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, याद रखना सॉल्वेंट हमेशा, देखो याद रखना देखो यहाँ पे सॉल्वेंट ही मूव करेगा, याद रखो हमेशा सॉल्वेंट मूव करेगा। मैंने कहा देखो सॉल्वेंट, अब पहले अगर आप ये समझ लो ना कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट हम किसको कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर अमाउंट ऑफ किसी की भी अमाउंट, किसी भी सॉल्यूशन में किसी की भी अमाउंट अगर ज़्यादा हो गई तो वो हमारा एज अ ट्रीट करेगा एज अ सॉल्वेंट, और अगर किसी की अमाउंट अगर कम हो गई तो हम उसको कहेंगे सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल आपने कहा देखो कि हमने कहा भाई देखो, ओके समझ रहे हो, सेम वही फिनोमेना आप यहाँ पर अप्लाई करो। आपने कहा सर हमने इसको जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बना दिया, मतलब अब ये हमारी जो है वाटर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गई है ना, ये वाली जो बाहर की जो सॉल्यूशन है, और अंदर का सॉल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा हमारा डाइल्यूट हो गया, मतलब समझ रहे हो उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा, मतलब इसके देखो कंसनट्रेशन और डाइल्यूट करने का क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है कि उसके हम जो मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वही तो बढ़ाते हैं, है ना। तो हमने कहा कि अगर ये ज़्यादा अगर हमारी कंसनट्रेटेड है तो अब क्या होगा, हमारा जो इस एग के अंदर का जो भी लिक्विड होगा वो बाहर की तरफ आना चाहेगा, लोअर टू हायर कंसनट्रेशन, याद रखना लोअर टू हायर कंसनट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना हो गया, ठीक है। अगर मान लो हमें अपने लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में, जैसे आप जो RO का जो पानी पीते हो, ठीक है, तो वो सारी की सारी हमारी वो रिवर्स ऑस्मोसिस पर काम करती है। क्या होता है अभी हम उसको उसके बारे में एग्जैक्टली समझते हैं। तो इतनी बात देखो, ऑस्मोसिस का मतलब समझ में आ रहा है क्या, कि हमारी जो लिक्विड, जो हमारी जो सॉल्वेंट होगी, याद रखना सॉल्वेंट जो हमारी होगी वो हमारी क्या होगी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगी। देखो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, ध्यान रखो सॉल्वेंट का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, मतलब कि जो ज़्यादा डाइल्यूट है। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो हमने कहा कि मेरे पास 1 लीटर जो था वाटर था, और हमने उसमें जो है आधा केजी मान लो हमने नमक डाल दिया, ठीक है। तो अभी भी हमारा जो वाटर है वो क्या है, एज अ सॉल्वेंट है। मान लो हमने कहा कि नहीं, अब मेरे पास 1 लीटर वाटर था और हमने उसमें 2 केजी नमक डाल दिया, तो क्या अब वो हमारा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा, नहीं, वो हमारा अब एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब हम ऐसे कहेंगे कि नहीं, हमारी जो सॉल्ट है वो हमारा एक सॉल्वेंट है, और हमारी जो वाटर है वो एज अ एक सॉल्यूट है, समझ रहे हो। तो वो अगर अमाउंट जिसकी भी ज़्यादा होगी हम उसको मानते हैं सॉल्वेंट, पहली चीज़ है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने ये ध्यान में रखा तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ये सिंपल सा डेफिनेशन है हमारे ऑस्मोसिस का, है ना। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, उन सारी की सारी कहानी का जो मेन जो एम है वो ये क्या है कि एक मतलब क्या होना है, जो फ्लो होना है हमारे सॉल्वेंट का, फ्लो होना है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना चीज़, सॉल्वेंट का क्या होगा, फ्लो होगा, है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन,
ठीक है ना। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या फिर ऐसे कह सकते हो क्या कि फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था। अब भाई किसके थ्रू? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सर ये क्या चीज़ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? जैसे देखो, जैसे एग वाले में क्या हो रहा था, एग का जो शेल था बाहर, उसका जो मतलब जो भी सरफेस था वो क्या करता है, एज एक मेम्ब्रेन की तरह ट्रीट कर रहा था। मेम्ब्रेन की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप जब चाय को जब से आप छानते हो, है ना, तो चाय की जो भी चाय पत्ती होती है वो चाय छानने में क्या हो जाती है, रह जाती है, और नीचे का नीचे जो है वो चाय नीचे से ऐसे निकल जाता है। तो दैट इज हमारा एक क्या है, एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का मतलब समझते हो, ठीक है ना। तो कैसा सेमी परमेबल, सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी चीज को, किसी पार्टिकल को, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने दे, सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने दे और सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक ले। मतलब कि जो सॉल्वेंट का पार्टिकल, भाई देखो सॉल्वेंट है मतलब ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा है वो, ठीक है, तो उसके पार्टिकल को क्या करेगा, वो जाने देगा, और जो सॉल्यूट का पार्टिकल होगा उसको क्या करेगा, नहीं आने देगा, या फिर उसको रोका हुआ रखेगा, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यानी कि एक ऐसा फ्लो है ना, सॉल्वेंट का फ्लो है ना, तो उसी सॉल्वेंट के फ्लो को हम क्या कहते हैं, अगर वो सॉल्वेंट का फ्लो अगर किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो उसी फ्लो को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऑस्मोसिस का मतलब होता है पुश करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं। देखो बहुत ही बढ़िया से इसको समझते हैं। देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे कभी कभी ये सेमी परमेबल का मतलब आप समझ लो, सेमी परमेबल का मतलब मैंने आपको बता दिया है क्या, कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मेम्ब्रेन है ना, एक ऐसा कह सकते हैं, क्या मेम्ब्रेन कह सकते हैं, मेम्ब्रेन का मतलब सुना, जैसे कहते हैं ना छननी, है ना, तो एक ऐसा हमारा एक ऐसा मेम्ब्रेन होगा जो क्या करेगा, जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अलाउड करेगा, ठीक है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अलाउड नहीं करेगा। ओके, तो इसके बारे में भी आप थोड़ी सी बातें लिख लो, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, अ मेम्ब्रेन विच अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू बट नॉट द सॉलिड पार्टिकल। अब देखो हम इसको बहुत ही बढ़िया से एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बताए हैं, बट एक देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है। देखो मान लो मैंने कहा सर कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन था, और मैंने उस सॉल्यूशन को किसी एक बीकर में कह लो या किसी एक पॉट में मैंने रख दिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि मैंने बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने लगा दिया। क्या लगा दिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया है। क्या है ये, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, समझ रहे हो। और इस तरफ जो है ये हमारा कॉपर सल्फेट है, इस तरफ क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो आपका वाटर है। क्या है, वाटर है। ओके, तो मैंने कहा सर ये हमारा जो है ये हमारा बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, और इस तरफ जो है हमारा वो वाटर है, ठीक है ना। ओके, या फिर ऐसा कह सकते हो कि बहुत ही डाइल्यूट अमाउंट में, बहुत ही डाइल्यूट अमाउंट में आपका क्या है, CuSO4 है, बहुत ही डाइल्यूट अमाउंट में CuSO4 है। अब आपने बीच में क्या किया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, तो देखो क्या होगा एग्जैक्टली, देखो ये होगा एग्जैक्टली भाई। देखो ऐसा नहीं कि पहले हम थ्योरी नहीं बनाते, पहले चीज़ें जो हैं वो अपने नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, है ना, हम उन एग्जिस्टेंस के बेसिस पर अपनी थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, कभी गलत हो जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं, कभी हमारी जो थ्योरी है वो उस नेचुरल थ्योरी से मैच करती, कभी नहीं कर पाती। देखो क्या हुआ, जब ऐसा किया गया तो अब बीच में ऐसे ये मेम्ब्रेन ऐसे लगाया गया, है ना, तो ये देखा गया कि इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ने लगी, मतलब ये और इंक्रीज होने लगा, इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ गई। तो सोचो ऐसा क्यों हो गया होगा, सोचो ऐसा, सोच के दिमाग से मतलब सोच रहे थोड़ा सा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचो, गेस करो। इसका रीज़न यही है ना कि इस वाटर के जो भी हमारे, मतलब वाटर हमारा ऐसा एक डाइल्यूट फॉर्म में है ना, तो क्या होगा कि इस वाटर से हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स हो रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो इस तरफ आ रहे होंगे, समझ गए। जो हमारे सॉल्वेंट में यानी कि हमारे जो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो इस तरफ आ रहा होगा, है ना, तो इस तरफ क्या हो रहा होगा, हमारा जो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स है वो आ रहा होगा, ठीक है, आता गया आता गया आता गया आता गया, तो इसकी अमाउंट क्या हो गई, बढ़ती गई। अच्छा सोचो, अब एक ऐसी भी तो कंडीशन आई होगी
जब इसका जो इस सॉल्यूशन की जो मतलब जो भी मतलब कंसंट्रेशन है और इस वाले सॉल्यूशन की जो भी कंसंट्रेशन है, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई होगी, सेम हो गई होगी। तो हमारा जो ट्रांसफर होने का काम है वो भी क्या हो गया होगा, रुक गया होगा। समझ रहे हो, वो भी क्या हो गया होगा, रुक गया होगा, है ना। तो यही क्या होता है, यानी कि ये जो भी ये वाटर के सॉल्वेंट का जो भी पुशिंग होने का काम हो रहा है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, उसी चीज को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है ये बात। देखो, उसी चीज़ को मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया है, ठीक है। और जो मैंने बताया सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या है कि अगर सॉल्यूशन हमारा मान लो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसको हमने किसी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन से, है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो देयर इज नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होगा, सॉल्वेंट का नेट फ्लो होगा, ठीक है। सॉल्वेंट फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हमारा क्या होगा, एक सॉल्वेंट का एक नेट फ्लो होगा, है ना। किसके थ्रू, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कब तक होगा भाई, टिल द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन बिकेम इक्वल। तो ये जो फ्लो है वो कब तक होगा, जब तक कि दोनों साइड के जो कंसंट्रेशन है वो आपस में इक्वल ना हो जाए। ये फ्लो होता गया और ये डाइल्यूट होता गया और अब इसकी जो डाइल्यूशन की जो मतलब जो भी अमाउंट है ना, वो जस्ट इसके इक्वल हो गई। तो फिर अब क्यों होगा फ्लो, नहीं होगा फ्लो जो है वो अब रुक जाएगा, समझ गए, स्टॉप हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग कह रहे हैं क्या, ऑस्मोसिस, है ना। देखो, जो हमारे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं वो बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल, जैसे कि नेचुरल मैंने आपको बताया प्लांट्स जो करता है, कुछ जो सेल्स जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कुछ हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, समझ रहे हो, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। और याद रखना, आरओ में हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं, लेकिन एनिमल्स वाला नहीं करते हैं, जो मैन मेड होता है ना, हम उसको करते हैं, ठीक है ना। अभी बताएंगे जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में हम लोगों को रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ना है। क्लियर, मतलब समझ में आ रहा है रिवर्स। अभी बस केवल सोचो, एक थोड़ा सा एक ना अपने दिमाग में देखो, हमेशा क्या किया ना, एक प्लॉट तैयार किया करो चीज़ों का, ठीक है ना। अगर प्लॉट अगर तैयार करके पढ़ोगे ना, तो फिर यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं सर, क्या पढ़, मतलब कुछ फील ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि है ये क्या चीज़, हम किससे इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं समझ, कुछ आएगा ही नहीं समझ में, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। ऑस्मोसिस का मतलब आप डेली एग्जांपल लाइफ में देखते हो, जैसे चने हैं, चने को क्या कर देते हो, पानी में डाल देते हो रात भर के लिए, क्या होता है, सुबह होता है वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है ना। तो वो हमारा क्या, एक ऑस्मोसिस का एक हमारा वो प्रोसेस है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। ये ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो, आप बताओगे कमेंट करके। ओके, आप चाहो तो इनको बहुत सारे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। घर पे क्या करो, एक वो ले आओ, अंगूर ले आओ और उसको जो है ऐसे पानी में डाल दो, तो वो देखो और फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। अब उसको क्या करो, फिर क्या करो, एक दूसरा अंगूर का वो लो और उसको NaCl के सॉल्यूशन में डाल दो। तो जब आप उसको NaCl के सॉल्यूशन में जब डालोगे तो देखोगे वो जो अंगूर है वो श्रिंक हो जाएगा, समझ रहे हो, वो श्रिंक हो जाएगा। या फिर आपके पास किशमिश है, किशमिश को आप क्या करो, किसी पानी में डालो, तो देखो किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। अब वो तो ऐसे ही ऑलरेडी वो मतलब श्रिंकेड है, तो अब उसको आप और कहाँ डालोगे और कैसे ना, तो उसको श्रिंक थोड़ा ना कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने घर पे कर सकते हो। क्लियर है ना। अब देखो, अब हमने कहा कि सर हमारे जो ऑस्मोसिस होते हैं, बेसिकली हम दो तरीके की ऑस्मोसिस देखते हैं। एक हमारा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। क्या होता है, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस अगर होते हैं। एक हमारा होता है एक्सो ऑस्मोसिस, देखो जैसे नाम से ही लग रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस, समझ पा रहे हो, एक्सो ऑस्मोसिस। और दूसरा हमारा जो होता है वो हमारा होता है एंडो, क्या कह सकते हैं हम उसको, हाँ, एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस। ओके, अब देखो एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो भी हमारे जो भी सॉल्वेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, एक्सो का मतलब क्या समझते हो, एग्जिट होना। एक्सो मीन्स क्या होता है, एग्जिट होना। जैसे मान लो आपने कहा कि हमने क्या किया, मेरे पास एक वो थी, अंगूर थी मेरे पास, है ना, और हमने उसको NaCl में रख दिया। तो अब अंगूर से क्या हो रहा है, उसका जो वाटर है उस अंगूर के अंदर, है ना, वो क्या हो रहा है, वो बाहर की तरफ निकल रहा है ना, दैट इज वो श्रिंक हो रहा है। तो अगर चीज़ें अगर श्रिंक हो रही हैं, या फिर किसी दूसरे केस में कह लो, है ना, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे हमारा एक एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है। अगर हम किसी एक बंद चीज़ की बात करें तब, ठीक है, तो हमने कहा क्या होगा कि ऐसे कह सकते हैं, हो कैसे बता सकते हैं, देखो इसको हमने कहा कि व्हेन, ऐसे लिख लो, व्हेन मेम्ब्रेन परमिट्स
मेम्ब्रेन क्या करे भाई, परमिट करे, सारा का सारा परमिशन किसका मिलना चाहिए, मेम्ब्रेन का ना। मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा ना कौन किधर से किधर की तरफ जाएगा। अगर भैया अगर ये अगर ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो ये इसको इधर की तरफ जाने देगा, इधर वाले को बोलेगा नहीं नहीं तुमको नहीं जाना है, ठीक है ना। तो व्हेन मेम्ब्रेन परमिट्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट लिख लो ध्यान से, ठीक है, इसके नोट्स आपको नहीं मिलने वाले भी। वेन देखो सारी की सारी चीज़ें यार यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते ना, फिर क्यों नोट्स के लिए फिर आप लोग रोते हो सर नोट्स सर नोट्स। देखो यहाँ पे सारी की सारी आपको चीज़ें मिल रही हैं। देखो नोट्स क्या होता है कि अब देखो बनेगा नोट्स, ऐसा नहीं है कि बनेगा, लेकिन ये सब टॉपिक्स ना बहुत ज़्यादा ईजी हैं, तो हम कहें यार इनका अब नोट्स कौन बनाने जाए, ठीक है ना। अब जो थोड़े से जो डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं उनके नोट्स बनाने में थोड़े से अच्छे भी लगते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो इस बात को, नहीं आप समझ रहे हो, अभी नहीं समझोगे। अब देखो कह रहा है कि व्हेन मेम्ब्रेन परमिट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्या हो कि जब हमारा जो मेम्ब्रेन हो वो क्या करे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को परमिशन दे, कहाँ परमिशन दे, टू कम्स आउट, समझ गए, टू कम्स आउट, बाहर आने की अगर परमिशन दे, है ना, तो हम क्या कहेंगे उस टाइप में, हमारा जो ऑस्मोसिस होगा वो क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा, है ना, कम्स आउट, कम्स आउट, समझ गया, कम्स आउट। अच्छा एंडो वाले में क्या हो सकता है, जस्ट इसका अपोजिट का क्या बोल सकते हो क्या, कि व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड, है ना, एंटर इनसाइड, समझ गए, लिख लोगे, चलो लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे सर आप नोट्स भी नहीं देते और पूरा लिखवाते भी नहीं हो। व्हेन मेम्ब्रेन permit solvent molecules to enter inside, तो उसको इसमें हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस कहलाएगा। ये दो चीजें आपको क्लियर है ना, इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली, ठीक है। अच्छा आप क्या मेरे को अपनी कॉपी में क्या एक डिफरेंस बता सकते हो कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, चलो देख लेते हैं। तो इतनी चीजें जल्दी से नोट डाउन कर लो ना, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं है क्या चीज़, है ना। मे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ऐसे 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ लिया तो क्या फायदा है, तो लिख लेते हैं इसको, हेडिंग लगा लो, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। आपने हेडिंग लगा ली, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखो सबसे पहले जो हम डिफरेंस अगर हम बात करें, एक तरफ मान लो हम कह देते हैं ऑस्मोसिस और दूसरी तरफ हम करते हैं, जल्दी से देखते हैं, ये सब बेसिक छोटे छोटे सब टॉपिक हैं क्या है इनमें, है ना, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखो आपने कहा सर ऑस्मोसिस जो हमारी होती है, तो सबसे पहली जो चीज़ है क्या है, सबसे पहले ऑस्मोसिस होने के लिए क्या चाहिए, हमें एक परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए ना। तो हमने कहा सर इसमें हम यूज ऑफ परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन, हम इसमें परमिएबल मेम्ब्रेन का हम इसमें यूज़ करते हैं, बट इसमें हम मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं करते, दैट इज़ नो यूज़, समझ लो। दूसरी देखो जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्या होता है कि इसमें हमारे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखना ऑस्मोसिस हमेशा कैसे डिफाइन करते हो आप, कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना। तो आपने कहा कि ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारे जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है वो डायरेक्टली एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं ना। तो आपने कहा सर इसमें क्या होता है, इसमें बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्या बोल दिया जाए, डायरेक्टली मिक्स, क्या कह दिया जाए, मिक्स कह दिया जाए, डायरेक्टली मिक्स विद ईच अदर, ये तो होता है विद ईच अदर, जैसे आप चीनी पानी का शरबत बनाते हो, ठीक है, तो डायरेक्टली ये मिक्स आते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ देखो, थर्ड चीज़ देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या, ऑस्मोसिस का ये डेफिनेशन भी था कि इसमें हमारी जो सॉल्वेंट होती है ना, दैट इज सॉल्वेंट, तो अब ऐसी बात है वो हमारा क्या होगा, वो लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ चलेगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है, जस्ट लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होता है, ओके। अच्छा अब देखो ये जो होती है ये हमारी केवल लिक्विड्स के लिए है ना, मतलब एज वेल एज हम कह सकते हैं ये हमारी एज एक
लिक्विड सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। और इसमें जो हमारी चीज़ है वो हमारी बोथ ये सभी के लिए हो सकती है, डिफ्यूजन जो हमारा होगा वो सभी के लिए होगा, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे, है ना। तो ये सारी कुछ जो है हमारी वो बेसिक सी डिफरेंसेज है। ओके, इतनी बात समझ में आई, डिफरेंस समझ में आया, बहुत ही आसान है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते अपने ऑस्मोटिक प्रेशर की। क्या है, आप ये हेडिंग डाल लो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके बच्चे, आपने लगा ली ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बहुत ही ध्यान समझते हैं इसको, हम एक अपने एक डायग्राम के थ्रू देखो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान समझना, आपने अगर सर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है तो सबसे पहले आपने सर समझा कि ऑस्मोसिस एग्जैक्टली होती क्या है ना। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है कि हमारी जो फ्लूइड्स है, जो हमारा सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स है ना, वो क्या होते हैं, वो फ्लो होते हैं हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इतनी चीज़ आपको पता है। अब देखो क्या है कि आप एक, जैसे मान लो समझो, देखो जो फ्लूइड्स जो फ्लो हो रहा है ना हायर कंसंट्रेशन की तरफ, जो सॉल्वेंट का जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करना चाहते हो, आप उस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को फ्लो नहीं होने देना चाहते। मतलब आप बगल में जो कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन रखी गई है, आप ये चाहते हो कि नहीं नहीं ये साथ में तो रहे, बीच में परमेबल मेम्ब्रेन भी रहे, लेकिन इसका ये जो मॉलिक्यूल्स है इस सॉल्वेंट का इस तरफ ना आ पाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। देखो कैसे समझते हैं, देखो ध्यान समझो, बहुत आसान है। मान लो आपने कहा सर आपके पास कोई एक ऐसा कंटेनर था, ध्यान समझना, ऐसा कोई एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक सेमी परमिएबल जो है आपने एक मेम्ब्रेन लगाया हुआ है, ठीक है ना। और ये कंटेनर थोड़ा सा बड़ा है, कुछ इतना ही बड़ा है, ओके। और इस वाले हमारा ये वाला जो कंपार्टमेंट है, मतलब ये वाला जो हमारा जो कंटेनर है, इसमें मान लो हमने किसी सॉल्यूशन को भरा हुआ है। क्या है इस वाले हमारे, इसमें एक कोई सॉल्यूशन है, मतलब किसी भी दो लिक्विड का एक सॉल्यूशन है। मैंने कहा सर ये मेरा सॉल्यूशन है, ओके। और इसमें हमने कहा कि नहीं, इसमें मेरा जो है वो केवल और केवल सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट। मान लो सपोज करो कि आपने NaCl का और जो हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है और वाटर होता है, आपने उसका एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें आपने इस वाले को रख दिया, और इस वाले में केवल आपने वाटर ले लिया। केवल क्या ले लिया, केवल वाटर, दैट इज आपने केवल एक सॉल्वेंट ले लिया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो भाई क्या होगा भाई, आपने कहा यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हमने एक परमिएबल हमने मेम्ब्रेन लगाया हुआ है। अब देखो क्या होगा भाई, अब ये नेचर है, ये रूल है, क्या होगा कि अब इस सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो इस सॉल्यूट की तरफ जाने लगेंगे, होगा ना ऐसा। ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा ना भाई, क्योंकि इधर का कंसंट्रेशन, इधर के जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन की अमाउंट है वो एज कंपेरिजन टू दिस ज़्यादा है भाई, ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेशन है ना। समझ में ये बात मेरे को बताओ, मेरे ख्याल से आपको लग रहा है ये चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्या, कि आपको सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन, देखो ये हमारा एक सॉल्यूशन है, तो देखो हम इसको कंसंट्रेटेड क्यों कह रहे हैं। हमने कहा कि सर यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, वो थोड़ी कम अमाउंट में है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेरिजन टू दिस क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए तो हम इसको कंसंट्रेटेड अमाउंट सॉल्यूशन कह रहे हैं ना। यहाँ पे जो अमाउंट है, जो सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो कम है ना इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो हमने कहा कि अब देखो कम है तो क्या होगा, ऑस्मोसिस में के थ्रू क्या होता है कि हमारी जो सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स है वो इस तरफ से इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, बट रुको, हम इसको जाने नहीं देना चाहते, है ना। यानी कि ये जो प्रेशर, जो ये जिस प्रेशर से ये जाना चाह रहा होगा, तो हमने क्या किया, हमने इससे बचने के लिए हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया। बात समझना, हमने क्या किया, यहाँ पर पिस्टन, जो कि इसके अलावा आप क्लास 11 में इस टाइप के बहुत सारे ऐसे फिनोमेना आपने देखे होंगे, है ना, जो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये स्लाइड कर सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही है ना, ये जब इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना, जब ये जो सॉल्वेंट है जब इस तरफ जाना चाहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम उतने ही अमाउंट की क्या करेंगे, एक प्रेशर लगाएंगे। समझ गए मेरी बात, हम उतने ही अमाउंट के क्या करेंगे, एक प्रेशर। देखो मेरी बात समझो, जब ये जाएगा तो ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, तो बट हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा फोर्स लगा दिया, ठीक है, ताकि ये पिस्टन ऊपर मूव ना हो सके। तो बात समझो, जब पिस्टन जब ऊपर मूव ही नहीं होगा, तो जो हमारा जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो इस तरफ आ ही नहीं पाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। तो भाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली हमारी एक ऐसी मिनिमम प्रेशर है, बात समझना, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी एक ऐसी मिनिमम प्रेशर है जिसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं कि हम ये श्योर होना चाहते हैं कि भाई ये जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ मूव ना कर पाए। तो हमने कहा कि सर एक ऐसी मिनिमम प्रेशर है ना, जिसको मिनिमम प्रेशर हमने किस पर लगाया, हमने अपने इस सॉल्यूशन पर लगाया है। क्या करने के लिए कि इस सॉल्वेंट पार्टिकल की एंट्री इस सॉल्यूशन में ना हो पाए,
ठीक है ना। तो उसी मिनिमम प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। क्लियर है ना, बात समझ आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन बता सकते हो, लिख लिया जाए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस फिगर को बनाओ और हम इस फिगर को करने वाले हैं डिलीट, मतलब इरेज। ओके देखो, तो भाई क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो आपने कहा कि सर एक ऐसी मिनिमम प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं। हमने कहा सर द मिनिमम प्रेशर है ना, मिनिमम प्रेशर, ठीक है। मिनिमम प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड, ऑन द सॉल्यूशन। फिगर आपने बनाया है ना, ठीक है। हैज टू बी सॉल्यूशन टू प्रिवेंट, बचाने के लिए है ना, हमें रोकना है, प्रिवेंट करना है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, लिख लेना प्रिवेंट की स्पेलिंग, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो है हमने एक प्रेशर लगा करके हमने सॉल्वेंट की एंट्री को सॉल्यूशन में एंटर होने से हमने बचा लिया, रोक लिया। तो दैट इज, इसी प्रोसेस को हमने मतलब ये जो हमारा जो टर्म आया इसी को हमने क्या दिया, क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो फिगर आपका वो चीज़ क्लियर है, आपने यहाँ पे फिगर भी बना देना। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात ये चीज़ सामने निकल करके आ रही है, ठीक है। हमें लग रहा है फिगर दोबारा देखो बनाना ही पड़ेगा। हमने कहा जल्दी से चलो देख लेते हैं ना। देखो आपने कहा था कि ये हम कुछ इस तरीके से, मेरा ये था अरेंजमेंट था, हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया हुआ था है ना, और ये पिस्टन क्या कर रहा था, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था जिसकी वजह से हमारा ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है ये इस तरफ आने ना पाए। तो सोचो, यानी कि हमने एक मिनिमम प्रेशर अभी अप्लाई किया और हमारा वो जो प्रेशर था वो बस केवल इस लिक्विड सॉल्वेंट की लगाया गया प्रेशर की क्या था, इक्वल था। क्या हो कि अगर हम हमारी जो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं पाई से, याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, पाई। भाई देखो अब देखो ये रूल है ना, एनसीईआरटी जो इस तरीके से रूल डिनोट करने को बोलता है। तो हमने कहा सर ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, क्या हो कि अगर हम अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर दें इसके कंपेरिजन में, ये जितना इधर से प्रेशर लग रहा था और ये अभी जितना प्रेशर इधर से प्रेशर लगा था, वो दोनों प्रेशर आपस में कैसे थे, इक्वल थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले प्रेशर को अब हमें जो है थोड़ा सा और जो है वो प्रेशर अप्लाई कर देना है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, अब हम कहेंगे कि अभी तक जो बिना प्रेशर लगाए हमारा जो सॉल्वेंट का पार्टिकल था वो इस तरफ मूव करता था। अब सोचो क्या होगा, अब जब आप प्रेशर लगा दोगे ना तो इस सॉल्यूशन का जो भी पार्टिकल्स है ना वो अब इधर की तरफ मूव करने लगेगा। समझ गए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है, ये बात बहुत ही आसान है। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया भाई, कोई होंगे ऐसे जो थोड़ी सी ऐसे बदमाशी कर दिए होंगे तो उन्होंने कहा ओ माय गॉड ये तो नई चीज़ पता चल गई, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपका जो आरओ है ना, आप जिस आरओ का जो पानी पीते हो, आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोटिक, ठीक है। तो वो इसी के बेसिस पर वर्क करता है, समझ गए है ना, बेसिक्स का कॉन्सेप्ट। चलो देखो, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर की। सब देखो ये सब छोटे छोटे से टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट समझ लो। ये आपका एक जनरल नॉलेज भी है, कोई आपसे अगर ये ना पूछ ले तो आपको बताना हो कि मतलब ये क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोटिक दैट इज आरओ का मतलब क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो आप ये सब सारी चीज़ें बता सकते हो। क्लियर है ना। चलो देखो समझ लेते हैं जल्दी से। ओके, तो हेडिंग लगा लिया जाए, क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। छोटी सी हेडिंग है, जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है भाई रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके देखो, तो हमने कहा कि सर अब रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है। मैंने कहा कि हमने जो प्रेशर अप्लाइड किया है, प्रेशर अप्लाइड, ठीक है, अब वो जो प्रेशर हमने अप्लाइड किया वो ग्रेटर हो गया, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो अब इस केस में क्या होगा कि अभी तक जो हमारा जो सॉल्वेंट से हमारा जो पार्टिकल्स आ रहा था सॉल्यूशन की तरफ, तो अब क्या होगा, अब इस सॉल्यूशन से हमारा पार्टिकल जाने लगेगा सॉल्वेंट की तरफ। क्लियर है ना। तो कुछ नहीं, सिंपल सी इसके बारे में आप लिख लो क्या है, सेम वही चीज़ मैंने जो आपको बताया, सेम वही चीज़ लिखा हुआ, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लो क्या है, इफ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। हाँ है ना, हमारे सॉल्यूशन पर, हमारे पास जो सॉल्यूशन था हमने उस पर अब ज़्यादा प्रेशर हमने लगाना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट। एक तरफ था
सॉल्वेंट और एक तरफ हमारा हमारा क्या था, सॉल्यूशन। तो क्या होगा, अब जो हमारा जो सॉल्वेंट, जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो अब सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगा। किसके थ्रू, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये लगाना जरूरी है तभी ऑस्मोसिस कहलाएगा, है ना। तो इसी यही हमारा जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज RO। अब इसके बाद कर लेकर हम एप्लीकेशन की। आप देखिए अपने अपने डेली लाइफ में आपके घरों में होगा भी RO का, आप पानी पीते हो। तो इसका क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है एग्जैक्टली, ये वर्क कैसे करता है, देखो ध्यान समझना। होता है क्या है बच्चे, देखो यहाँ पर मान लो, देखो हम वाटर को इसे हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं। कैसे प्यूरिफाइड होता है बात समझना। आपने कहा सर मेरे पास ये एक टैंक थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके घर में होगा, बट अब आप नहीं देख पा रहे होगे, वो पूरी तरीके से कवर होता है, खोल मत देना। तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बीच में देखो क्या लगा होता है, यहाँ पर बीच में हमारा एक ये सेमी परमेबल हमारा मेम्ब्रेन लगा होता है, जो कि हमारा मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल होता है ना। वो एनिमल्स वाले ऐसा कुछ नहीं होता है, एनिमल्स का स्किन या फिर प्लांट का स्किन ऐसा नहीं होता, ये हमारे मैन मेड होते हैं। बेसिकली सेलुलोज एसीटेट का होता है, ठीक है। ये हमारा नाम है, मतलब ये परमेबल है, ठीक है। और क्या होता है, अब एक और कंटेनर होगा, ठीक है, एक और कंटेनर होगा। अब देखो क्या होता है कि इस कंटेनर में हमारी जो है वो इम्प्योर वाटर आती है। इस कंटेनर में यहाँ से जहाँ भी आपकी जो वाटर वाली जो भी आपकी टंकी जहाँ भी लगी है आपके छत पर, है ना, तो उस छत से होता हुआ, मतलब पानी जो है वो इस पाइप से होता हुआ यहाँ पर ऐसे आता है, ठीक, ओके। और यहाँ पर एक जो है बेसिकली एक पिस्टन जो है वो लगा हुआ रहता है, ठीक है, पिस्टन जो है वो लगा हुआ रहता है। अब वाटर इसमें आया, समझ रहे हो, ये वाटर इसमें आया। अब देखो वाटर इसमें आया, अब यहाँ पर जो हमारा है वो हमारा एक, समझ लो, या फिर जैसे मान लो आपका ये एक इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर, ठीक है ना। और इस तरफ जो है वो भी हमारा समझ लो कि एक प्योर वाटर है। इस तरफ क्या है, एक प्योर वाटर है, या फ्रेश वाटर कह लो, जो भी कह लो, आपकी मर्जी। अब देखो, अब देखो होना क्या चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो आप, होना क्या चाहिए था कि जो प्योर वाटर है वो इसकी तरफ मूव करता, बट आपने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होने देना है, हमें क्या करना है भाई, आपको यहाँ से फ्रेश वाटर चाहिए ना पीने के लिए, आपको क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए। कैसे मिलेगा, तो आपने कहा सर अगर ऐसा है, अगर हम यहाँ पे अगर हम कोई प्रेशर अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा प्योर वाटर का जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो क्या होगा, वो इसकी तरफ मूव करने लगेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस का तो ये रूल होता है ना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भाई वो अपने जैसा इसको बनाने की कोशिश करेगा। तो हमने ऐसा नहीं होने दिया, हमने कहा नहीं नहीं अब हमें एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब देखो, अब ये जो प्रेशर है, या जो हम जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो अब इस सॉल्यूशन यानी कि हमारा ये जो इम्प्योर वाटर है, तो अब ये इस इम्प्योर वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो इसकी तरफ मूव करने लगेंगे, इसकी तरफ मूव करेंगे। और अब जो भी यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो इम्प्योरिटीज बेसिकली इस वाटर के मॉलिक्यूल से काफ़ी बड़े अमाउंट की होती है, काफ़ी लार्ज साइज की होती है, ठीक है ना। तो जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो होगी, वो क्या होगी, वो इस सेमी परमेबल के द्वारा रोक लिए जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और आपको यहाँ पर इस वाले टैंक में क्या मिलेगा, आपको इस वाले टैंक में एक प्योर वाटर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ से एक फ्रेश वाटर जो कह सकते हो, पीने वाला जो वाटर है वो इस तरीके से मिलता है। ये बेसिक सा फंक्शन होता है RO का, ठीक है। ओके देखो, जो मैंने बताया है सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया, आप चाहो तो लिख लो, या चाहो तो आप खुद से बना करके लिख सकते हो, क्लियर है। तो वही चीज़ है ना, कि हाई प्रेशर हम अप्लाई करते हैं अपने इस इम्प्योर वाटर पर, ठीक है, जिसके थ्रू अब हमारा क्या होगा कि हमारा जो वाटर है वो क्या होगा, वो उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो निकल जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। बट जो हमारी अदर, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है, या फिर जो अदर आयन्स हैं वाटर के साथ जो मिले हुए रहते हैं, वो इस इम्प्योरिटी से, वो इस सेमी परमेबल से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उनकी साइज़ जो है वो बड़ी होती है, ठीक है ना। ओके, तो जिसकी वजह से अब हमें क्या होगा, हमें जो है वो यहाँ से एक बढ़िया सा फ्रेश वाटर मिलेगा, ये सिंपल सा हमारा, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं अपने, हमने कहा कि सर हमारे पास ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एक बेसिक एप्लीकेशन है, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतनी सी बातें हैं। हम बात करते हैं अपने फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर की। हमने कहा कि सर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर तो एग्जैक्टली सर है कितना, क्या है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब एज एक हम क्वांटिटी निकालने वाले हैं, हम एक फॉर्मूला देखने वाले हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या चीज़ है। देखो तो पहली चीज़ हमने कहा सर ऑस्मोटिक प्रेशर को हम सबसे पहली चीज़ रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पाई से, ठीक है। ओके, अब ये देखा गया, ठीक है ना, बाई एक्सपेरिमेंट, कि ये जो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज, ये जो पाई है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है।
ठीक है, किस पर, एक हमारा डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन पर, और दूसरी हमारी जो चीज़ पर डिपेंड करता है वो है पर्टिकुलर उस सॉल्वेंट का टेम्परेचर, है ना, मतलब सॉरी सॉल्यूशन का टेम्परेचर। तो हमने कहा कि सर हमारा ये जो पाई है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैसे डिपेंड कैसे करता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन याद आ रहा है, मोलर कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैसे कहते थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, कैसे कहते थे ना, लीटर में लेते थे मोलर कंसंट्रेशन की जब हम बात करते थे, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं भाई कि पहली केस मान लो अगर हम कहें, हमने कहा सर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, मान लो मोलर कंसंट्रेशन को अगर हम सी से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल सी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने कहा कि जो है ये हमारी किस पर डिपेंड कर रही है, ये किस पर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपने कहा सर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, भाई ये भी पाई है, ये भी पाई, हम दोनों पाई को एक साथ रख लेते हैं, तो पाई इज इक्वल टू एग्जैक्टली पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें क्या मिलेगा, सी टी। अब यहाँ से क्या होना है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा और पाई इज इक्वल टू आपको मिलेगा सी आर टी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब सिंबल जब हटाओगे आप तो एक कांस्टेंट मिलेगा आर, और ये वही आर है क्या, गैस कांस्टेंट, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आपने जो क्लास 11th में पढ़ा था, है ना। आर की वैल्यू सेम वही रखोगे जो आपको पता होती है। ओके, ये बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स में दे दिया रहेगा। तो पाई इज इक्वल टू आपको ये फॉर्मूला मिला। अच्छा, आपने कहा सर अगर हम बात करते हैं, देखो अपने अगर मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन हम कैसे डिफाइन करते थे, हम कहते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो कहते थे, क्या कहते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कहते थे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट की हमारी अमाउंट किस होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए। तो आपने कहा कि मान लो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान लो अगर हम n लेते हैं, ठीक है, नंबर दैट इज n हमने ले लिया, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज मान लो हमने v ले लिया, v लीटर हमने ले लिया, है ना। तो c की जगह कितना रख दिया जाए, n अपॉन v रख दिया जाए, तो इस c की जगह रख देते हैं, तो देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू n अपॉन v, कैपिटल v, ये v का मतलब क्या, आपकी वॉल्यूम है, ध्यान रखना, और c की जगह हमने ये रख दिया n अपॉन v और आर टी, ठीक है। v को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, v पाई या पाई v जो भी कह लो अपॉन एन आर टी, समझ में आ गई बात। तो ये आपका एक रिलेशन मिल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। और देखो इसी इक्वेशन को, ये जो आपकी जो मेन जो आपको जो ये इक्वेशन मिली ना, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं वॉन्ट हाफ, है ना, वॉन्ट हाफ इक्वेशन, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं वॉन्ट हाफ इक्वेशन। ओके, ये स्पेलिंग डब्ल्यू ए रहेगा, ठीक है, वॉन्ट हाफ, HOFF, वॉन्ट हाफ इक्वेशन, है ना। ठीक है, बेसिकली अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वॉन्ट हाफ इक्वेशन तो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो केवल वॉन्ट हाफ जो है वो ये हटाया गया, बट ये ऐसा तो नहीं बोला है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हटा दी गई है ना। तो अब इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना, बट इसके क्वेश्चन जो है जरूर लगाना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, इसी को हमने क्या कह दिया, वॉन्ट हाफ इक्वेशन कह दिया, क्लियर है ना। ओके ओके, अब देखो यहाँ से अगर हम मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सेम वही कहानी फिर से अप्लाई करोगे। एन इज इक्वल टू आप जानते हो, एन आपका बेसिकली है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आप क्या जानते हो, गिवन मास, तो गिवन मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W2 अपॉन मोलर मास को कैसे करते हैं, M2, तो रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, V इंटू पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू आर टी। तो ये इस तरीके से हम जो है यहाँ से हम M2 की वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। कितनी हो जाएगी, M2 इज इक्वल टू, ये है सिंपल सा एक, कुछ नहीं करना है यार, बस देखो एक बार आप पढ़ लोगे ना ध्यान लगा करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, V इंटू पाई। ओके, यहाँ पे आप सभी का मतलब जान रहे हो, ठीक है। तो ये कहानी है ऑस्मोटिक प्रेशर की, क्लियर है इतनी बात।
ओके, नाउ बात कर लेते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की। देखो बेसिकली हमने कहा कि हमारे पास एक फॉर्मूला मिला था। क्या मिला था हमें? ये मिला था कि पाई इज इक्वल टू क्या मिला था हमें? CRT, है ना। तो अब मान लो हमने कहा कि अगर हमारा जो पाई है, ठीक है, ओके, देखो पाई जो है अगर वो हमारे किसी दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक, पाई का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर को शो करी। तो हमने कहा मेरे पास अगर दो सॉल्यूशन है और उन दोनों सॉल्यूशन की अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, अब सोचो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कैसे हो सकती है? तो उसके लिए मान लो आपने कहा सर C, और दोनों के लिए हमारा जो T अगर इक्वल है तो फिर से हमें एक वैल्यू क्या मिलेगी? हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो हम कहेंगे कि दोनों केसेस में, दोनों सॉल्यूशन में हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? दोनों के लिए सेम है। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दोनों सॉल्यूशन की सेम है, यहाँ पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक कैसा सॉल्यूशन होगा? वो हमारा एक आइसोटोनिक, एक हमारा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। देखो आइसो का मतलब ही क्या होता है? आइसो का मतलब ही होता है सेम, इक्वल, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों की क्या हो? सेम हो, हम उनको क्या कहते हैं? उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। देखो हम जो अपनी बॉडी में जो इंजेक्शन लेते हैं, है ना, तो वो हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। समझ रहे हो? ऐसा इसका रीज़न क्या है? मान लो अगर ऐसा नहीं होगा, आपने कहा कि नहीं, जो कंसंट्रेशन है इन दोनों की, कंसंट्रेशन मतलब समझ रहे हो जैसे आपकी ब्लड की कंसंट्रेशन है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है उनकी जो कंसंट्रेशन है और जिसका आप इंजेक्शन ले रहे हो, तो वो नियर अबाउट तो सेम इक्वल तो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? मे बी मान लो आपने कहा कि आप अगर कम कंसंट्रेशन की ले लो तो देखो क्या होगी। अगर आप कम कंसंट्रेशन की ले रहे हो, ठीक है, देखो वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या कि वहाँ से फिर हमारा, जैसे आपने कहा कि अगर कंसंट्रेशन मेरे जो हम जो मेडिसिन ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, अगर उसकी अगर कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा? जो हमारे जो सेल होंगे, जो रेड ब्लड सेल होंगे, वो क्या करेंगे? वो उसको अपनी तरफ क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। जैसा कि आपको पता है लोअर से हायर की तरफ जाता है, तो आपका जो सेल होगा, जो बॉडी का जो हमारा सेल होगा, है ना, जो ब्लड सेल होगा, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और मे बी एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाए? ब्रस्ट हो जाए, मतलब फट जाए, ठीक है। मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा अगर मान लो अपने कंसंट्रेशन का ले लिया तो अब जो आपकी जो रेड सेल है वो क्या हो जाएगी? वो श्रिंक हो जाएगी। समझ रहे हो? श्रिंक हो जाएगी। तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें जो भी मेडिसिन, हम जो भी इंजेक्शन लेते हैं वो हमारे एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा कि सर अगर प्रेशर सेम है तो हम क्या कहेंगे? हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा एक आइसोटोनिक, आइसो का मतलब भी होता है सेम, ठीक है, सेम सेम प्रेशर पर। तो हमने क्या दिया? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। दूसरा देखो क्या हो सकता है, सोचो दूसरा क्या हो सकता है कि मे बी अब हमारा ये जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए किसी दूसरे सॉल्यूशन से। तो उस केस में हम कहते हैं हाइपरटोनिक। जैसे कि वो नाम से ही लग रहा है हाइपरटोनिक, नाम से लग रहा है ना, हाइपरटोनिक। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि हमारी जो कंसंट्रेशन है ना, पर्टिकुलर हमारे जो मतलब किसी भी दूसरे सॉल्यूशन की जो अगर हम किसी का कंपेरिजन कर रहे हैं तो हमने कहा कि उसकी जो कंसंट्रेशन है अगर किसी दूसरे वाले जो हमारा जो सॉल्यूशन है उस कंसंट्रेशन से अगर उसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे सर कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। नाउ एक और हम बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक। थर्ड की हम बात कर लेते हैं किसकी? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटोनिक। मतलब अब हमने कहा कि हमारे पास जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है अब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे एक गिवन हमारे सॉल्यूशन से क्या है? कम है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो ये अब देखो इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, मैंने आपको बताया एक बढ़िया सा एग्जांपल दे करके मैंने आपको बताया। तो इन सभी के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉल्यूशन अपनी बॉडी के अंदर जो है यूज़ कर लोगे एज ए इंजेक्शन के, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो भाई, ये बायो वालों पर रहने दो। अगर आपका कोई अगर अच्छा सा बायोलॉजी वाला अगर मित्र है तो आप उनसे बढ़िया से उनको बैठा करके, ठीक है, एक मतलब मिठाई का डब्बा दे करके आराम से उसको पूछो, फ़ोन कॉल वॉल करके पूछो, ठीक है, कि हाँ भाई बताओ थोड़ा सा ये चीज़ क्या, कैसी सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर है? ओके, देखो जी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ है एग्जाम में। कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है, यूरिया का 5% है। तो आपको उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। दैट इज आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपने कह दिया सर मेरे को पाई निकालना है, ओके। अब कह रहा है कि 5% सॉल्यूशन ऑफ एरिया। तो देखो हम मान लें कि अगर हमारा जो टोटल सॉल्यूशन, जैसे ही परसेंट की बात आती है मैंने आपको बताया कि आप क्या मान लो जो आपका जो टोटल सॉल्यूशन है वो कितना है? 5%। दैट इज हमने मान लिया कि सर वो 100 ग्राम है, ठीक है। तो अगर 5% की अगर हम बात करें तो हमारा जो अमाउंट ऑफ जो यूरिया है दैट इज जो W2 है वो कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। बोलो। अच्छा, अगर यूरिया की अमाउंट अगर आपको 5 ग्राम है, ठीक है ना। अच्छा, आपने कहा कि जो सॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो कितनी? 100 ग्राम है। लेकिन अगर आप ऑस्मेटिक प्रेशर का अगर फॉर्मूला लगाते हो तो उसमें आपको क्या चाहिए होता है? उसमें आपको V चाहिए होता है ना।
और वॉल्यूम आपको उसमें किस में चाहिए होती है, लीटर में चाहिए होती है। याद करो किस में होती है, लीटर में होती है। तो आपने कहा सर ये तो मेरे पास ग्राम है, तो हमें इस ग्राम को किस में चेंज करना है, हमें ग्राम से जाना है लीटर में। भाई देखो अब कई कई तरीके के आपको कई सारे फॉर्मूले याद होंगे, अच्छी बात है। देखो अब आप मेरा तरीका भी देख लो, हम कैसे करते हैं। आपने कहा सर मेरे को क्या पता है, मेरे को अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज आपको मास पता है। क्या पता है, ये मास पता है, मास इज इक्वल टू, आपको इस मास को कन्वर्ट करना है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले भी बताई हैं, अगर आपने मेरे न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यूअसली देखा है तो मास को हमें कन्वर्ट करना है लीटर में। तो सर देखो वाटर की डेंसिटी पता है आपको कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, ये तो आपको पता होगा ना। डेंसिटी ऑफ वाटर इसको हम कहते हैं रो इज इक्वल टू 1000। ठीक है, हम ये इतनी लेते हैं 1000 लेते हैं। तो आपको आपने सर कहा मेरे को अगर मेरे पास एक फॉर्मूला पता है क्या, रो इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और ये वॉल्यूम हमारा किस में होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए लीटर में। ओके, तो आप यहाँ से वॉल्यूम को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी तो मास देखो कितनी है, मास आपकी है 5 ग्राम, सॉरी सॉल्यूशन की मास देखो कितनी है, सॉल्यूशन की मास है 100 ग्राम, अपॉन डेंसिटी कितनी है 1000। ये कटा, ठीक है, 2 जीरो कितने बच गए, तो v इज इक्वल टू कितना है 0.1 लीटर। समझ रहे हो, ठीक है, हारी बात समझने, ठीक है ना। तो क्या मिला आपको 0.1 लीटर, यानी कि आपने क्या निकाले, आपने v निकाले। देखो आपको चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप अगर फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे, आपने कहा सर ऑस्मोटिक प्रेशर का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाई इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, तो ये होता है आपके पास n अपॉन v, यही तो आपने पढ़ा है, इंटू RT, है ना, ये चीज़ आपने पढ़ी थी। अच्छा, आपने कहा सर नहीं हम n की जगह कुछ और भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो हम ये रख सकते हैं, n की जगह हम ये रख सकते हैं क्या, W2 अपॉन M2। ठीक है, अब देखो M2 भी आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, है ना, कितना मोल मास जो है सॉलिड का वो दिया गया है 60 यूरिया का। मान लो कभी कभी नहीं भी दिया रहता है क्वेश्चन में, याद ध्यान रखना, तो यूरिया का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और फिर उससे रिलेटेड आपको जो है उसका न्यूमेरिकल्स, मतलब उसकी आपको मोलर मास जो है वो निकालने पड़ेंगे। तो n की जगह हमने क्या रख दिया भाई, W2 अपॉन M2, और अपॉन में क्या है v है, तो ये v कहाँ चला जाएगा, सबसे टॉप पर चला जाएगा, नहीं टॉप पर नहीं जाएगा। देखो ऐसे समझो कि इस v को देखो हम इधर भेज सकते हैं, ठीक, अब छोड़ो, इज इक्वल टू n अपॉन n इंटू आर टी है, तो यहाँ पे रख दो इंटू n इंटू आर टी। अब बताओ आप अगर आप v को आप अगर इधर भेजोगे तो कैसे भेजोगे, अपॉन में ही तो भेजोगे, इंटू v। रख दी जाए वैल्यू, देखो W2 देखो आपका कितना दिया गया 5, इंटू n की वैल्यू, n की वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, हमें ये चाहिए। अरे भाई हम ये सारा का सारा काम n ही की जगह तो हमने रखा है ना, तो यहाँ से n हटा दो, ये हम जो W2 अपॉन M2 रखें वो हम किसके जगह रखें, वो हम m की ही जगह तो रखें, तो RT। R की देखो वैल्यू गैस कांस्टेंट देखो आपका दे दिया गया 0.0821, इंटू देखो टेम्परेचर भी दे दिया गया कितना 273। कभी कभी क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो डिग्री में, ओके, 273 अपॉन M2 की वैल्यू देखो, M2 की वैल्यू दे दी गई है मोलर मास, है ना, वो दे दिया गया कितना 60, इंटू वॉल्यूम आपने निकाल ही लिया है 0.1। आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे, आप तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे, है ना, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेसिकली, इसको सॉल्व करने पर मिला है, देखो ये मिला है आपको 18.68 ATM। भाई प्रेशर है, वेपर प्रेशर, मतलब प्रेशर है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज क्या ATM। आपकी देखो जो गैस कांस्टेंट में देखो क्या दिया है, लीटर ATM पर डिग्री पर मोल, इतना बड़ा यूनिट होता है क्या गैस कांस्टेंट, अपने क्लास 11th में नहीं याद किया होगा, बट कोई बात नहीं, ये आपको चीज़ें जो है वो दी गई रहती। कभी कभी आपका जो है वो गैस कांस्टेंट की ही वैल्यू जो है वो पूछ सकता है कि बताओ चलो गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। देखो अब आपके पास आपके NCERT में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखो आपकी बुक में ना, है ना, जो एग्जाम्पल जो दिए गए देखो सेम है, आपको पता है, देखो हम जान रहे हैं आपको प्रॉब्लम देखो किस में आएगी। यहाँ पर दे दिया गया है कि देखो हिंट हम दे रहे हैं केवल, ठीक है ना, आप लगाओगे बहुत आसान है, बस मेरी बात समझ लो, आप समझ लो 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है, वहाँ की तकलीफ जो है वो समझ सकते हैं। आपने कहा सर ये 200 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर जिन बच्चों को कन्वर्जन के फॉर्मूले अगर याद हैं तो उनके लिए 200 सेंटीमीटर क्यूब का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब वो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे।
देखो आपने कहा सर मेरे को जो वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। तो एक्वा सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन की ये कितनी दे दी गई अमाउंट, दैट इज इसका ये वॉल्यूम दे दिया गया है 200 सेंटीमीटर। लेकिन आपने कहा सर हमें वी किस में चाहिए होता है, वो तो हमें सर लीटर में चाहिए होता है। तो देखो मेरी बात समझो, एक आपके पास फॉर्मूला देखो, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाने का एक फॉर्मूला होता है, बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये होता है ओके 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर। आगे बात समझ में, तो आप अगर इसको लीटर में अगर आप इसको चेंज करो तो देखो कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 1000। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है 200 सेंटीमीटर क्यूब की निकालनी है। तो पहले तो आप 1 का निकाल लो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1000, ठीक है। नाउ आपने कहा सर मेरे को 200 सेंटीमीटर क्यूब का चाहिए, तो आपने 1 का निकाल लिया, सेम वही वाली कहानी है ना। 1 किलो का दाम इतना है तो 10 किलो का दाम बता दो, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब का दाम देखो कितना हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर क्यूब का जो दाम है वो हो जाएगा 1/1000 इंटू 200। ये कट गया, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो कितना बच गया आपके पास, बच गया 0.2 लीटर। क्लियर है ना। देखो एग्जाम्पल्स में भी वही आपका आ रहा है कितना, 0.2 लीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली फिर आगे आप क्वेश्चन पढ़ लो, आपको क्या दिया गया है, प्रोटीन कंटेंस 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये सॉल्यूट की क्या दे दी गई है, मास दे दी गई है ना, दैट इज अमाउंट दे दिया गया है कितना, दैट इज W2 दे दिया गया। तो W2 आपको पता है, ओके। द ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया गया है और टेम्परेचर दे दिया गया है 300 केल्विन, ओके। तो T की वैल्यू भी दे दी गई 300 की, इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार, यानी कि आपका ये ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया गया है। कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, मोलर मास दैट इज आपको M2 निकालना है। कितना ही आसान सा क्वेश्चन है, समझ गए आप मेरी बात। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको मोलर मास दैट इज ये M2 निकालना है। इस M2 को ले जाओ यहाँ, ठीक है, समझ लो मेरी बात, इस M2 को ले जाओ यहाँ, है ना, और इस V को और इस पाई को भी इधर ले आओ। आप ऑलरेडी V को इधर ले आ चुके हो, तो आप इस पाई को भी क्या कर लो, इस तरफ ले आओ ना। तो ये आपका जो है, मतलब इसको देख लो, इन दोनों को और इन दोनों को, अगर यहाँ से आप V अगर यहाँ से हटा दो तो समझ गया। तो इस M2 को इधर ले जाओ और इस पाई को इधर ले आओ। कितना आसान है, बताओगे आप मेरे को बच्चे कमेंट करके, हाँ सर मैंने ये एग्जाम्पल्स कर लिया है, और ये जो मैं आपको एग्जाम्पल्स बताया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ये कई बार आया हुआ है, ठीक है। देखो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, CBSE बोर्ड का। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, देखो जब भी अगर कभी ऐसा बोलेगा कि एज्यूमिंग दैट द फ्रैगमेंट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका मतलब है कि जो भी आपके फ्रैगमेंट का मतलब कि जो भी सॉल्यूट मिलाया गया, देखो कितने अमाउंट में मिलाया गया, 8.95 मिलीग्राम में जो है आपका वो सॉल्यूट मिलाया गया। तो हमें इसकी अमाउंट को सॉल्यूशन के अमाउंट में नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें इसके अमाउंट को इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। देखो मतलब आपके कहने का क्या मतलब है सर, देखो आपने कहा कि सर हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं, क्या क्या गिवन है, देखो आपने कहा कि सर डिसॉल्विंग 8.9 मिलीग्राम ऑफ गेन फ्रैगमेंट, ओके। तो आपने कहा सर W2 दे दिया गया है कितना, 8.95 mg दे दिया गया है। हम इस mg को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इस mg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8.95 इंटू 10⁻³ kg हो गया ना। आगे बढ़ो, फिर कह रहा है कि इन 35 ml ऑफ वाटर, दैट इज आपका ये सॉल्वेंट दे दिया गया है ना। तो दैट इज W1 कितना दे दिया गया है, वैसे में W1 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 35 ml, बात समझो 35 ml, अब ये पूरी की पूरी आपकी वाटर है। देखो अब कह रहा है कि अब इस वाटर में 8.95 मिलीग्राम का क्या किया जा रहा है, फ्रैगमेंट मिलाया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो लास्ट में फिर ये भी बोला है कि एज्यूमिंग दैट फ्रैगमेंट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर ऐसा बोलता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हमारा जो भी सॉल्यूट मिलाया गया अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम इसके अमाउंट को सॉल्यूशन में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि अब हमारी ओवरऑल जो सॉल्यूशन है, यानी कि हम कहेंगे सर V, देखो अगर ये बोलता समथिंग कुछ ml या कुछ मिलीग्राम, अगर ये कुछ दे देता है ना, फिर अगर ये नहीं बोलता तो हाँ, फिर हमें इसको और इसमें आपस में, दोनों को आपस में क्या करना पड़ता है भाई। देखो सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिल करके बनते हैं। तो इस केस में हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो V इक्वल हमारे पास क्या मिलेगा, V इक्वल हमारे पास मिलेगा 35 मिलीलीटर। अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा,
35 इंटू 10⁻³ लीटर, यही तो होगा ना। फिर आगे बढ़ो, फिर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो देखो जो आपका जो टी दे दिया गया है वो कितना दे दिया, वो दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर आपका अगर डिग्री सेल्सियस में होता है तो हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, हम उसे कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। तो अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस का 273 आप इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, यानी कि आपका हो गया 25 प्लस का 273 कैलविन। कितना आ जाएगा भाई, तो ये आपका आ जाएगा 5 3 8 और 9 2 298 कैलविन। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर आ गया। फिर कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट, ठीक है ये, और देखो फिर कह रहा है कि हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.335 टॉर। ये टॉर भी आपकी जो है वो एक प्रेशर की यूनिट है। अब सर ये टॉर देखो, अब हमें एक रिलेशन पता है किसका, टॉर का और एटीएम का। किसका पता है, टॉर का और एटीएम का। तो होता क्या है एग्जैक्टली देखो, ये होता है 1 एटीएम इज इक्वल टू, एक मिनट 1 एटीएम इज इक्वल टू देखो होता है, हाँ ठीक है, 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 760 टॉर। समझ रहे हो, 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है 760 टॉर। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है 0.33 टॉर की, हमें वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम कहें कि 1 टॉर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 टॉर इज इक्वल टू हो जाएगा, ओके शांति तो कहीं नहीं मिलने वाली है, कभी जानवर चिल्लाएंगे तो कभी आदमी। चलो देखो 1 टॉर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/760 mm। क्लियर है, तो आपने 1 टॉर की वैल्यू निकाल ली, तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है 0.335, वही वाली कहानी, 1 किलो आलू का दाम इतना है तो इतने किलो आलू का दाम बताओ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 यानी कि 0.335/760 क्या mm, ठीक है, या फिर कह लो एटीएम ना। तो ये आपने क्या निकाली, ये आपने प्रेशर निकाल लिया इतना। क्लियर है, अब हम इन सारी की सारी प्रेशर को देखो हमसे पूछ कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स मोलर मास, दैट इज आपको m2 निकालना है। तो यार सेम वही तो हम फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, हमें क्या पता है, देखो डायरेक्टली हम यहाँ से अगर ये लिख देते हैं m2 इज इक्वल टू, तो क्या आप सरप्राइज हो जाओगे, m2 इज इक्वल टू हमने कहा सर W2 अपॉन पाई, इधर आ जाएगा हमारा पाई इंटू V इंटू R इंटू B, बोलो तो बता चुके हैं ना, है ना। तो सेम बस रख दिया जाए, वैल्यू रख दो। तो देखो W2 की वैल्यू देखो कितनी है, W2 की वैल्यू है 8.95 इंटू 10⁻³ इंटू R की वैल्यू देखो हमें मैंने आपको बताई R की वैल्यू देखो अब इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, याद करो ये देखो ये आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें R की वैल्यू गुल है, मतलब सन्नाटा नहीं दिया गया। तो आपको मैंने बताया था कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कितना होता है 0.0821 इतना बस, ठीक है 821, ओके। इंटू टी देखो कितना आपने निकाला है 298 केल्विन आपने निकाला है, अपॉन पाई की वैल्यू भी आपने निकाली ली है, कितनी निकाली है, ये आपकी पाई की वैल्यू है कितनी आई है, ये 0.335/760 है ना, और इंटू 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 वी देखो आपने निकाला है कितना 35 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको आप या तो इसको सॉल्व कर लो, या फिर चाहो तो आप डायरेक्टली 760 को आप ऊपर भेज करके मल्टीप्लाई कर लो, और फाइनली देखो इन पूरे को आप मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इन सभी को डिवाइड कर दो। देखो यही तरीका है, समझ में आ रही, ऐसे मत करना कि पहले आप इन दोनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड, मतलब देखो अगर जितनी बार डेसिमल में आंसर को लाओगे फिर आप डिवाइड करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो हम डिवाइड करने का काम एक ही बार करेंगे, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में हम डिवाइड करने का काम एक ही बार करेंगे। तो आपको इसका 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 सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बेसिकली ये देखो ये तो कट ही जाना है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो कट गया, बाकी इनका 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 मल्टीप्लाई करो, इसको भी ऊपर भेज दो, इसका भी मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर तीनों को आपस में दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आप चलो डिवाइड करो, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कितना आ रहा है आपका आंसर, ये आपका आंसर आना चाहिए 10.98, क्या है हमारा मोलर मास है ग्राम, और किस में है लीटर में है ना, ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, आ रही बात समझ में। तो ऐसे भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, देखो आपको अपनी बुक से देखो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते ना, कितने यार, मतलब देख ही रहो टाइम। तो ये बेसिकली आपका ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान समझना, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम जस्ट कल से स्टार्ट करने वाले हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ओके
रखते हैं क्वेश्चन को यहीं पर, है ना। आप अपनी बुक से लगाओगे और आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर हम क्वेश्चन को एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो, और साथ ही साथ कमेंट करके आप बच्चे ये बताओगे जरूर कि आपको ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, समझ में आया, चीज़ें समझ में नहीं, ठीक है ना। चलो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना आप ख्याल रखो।